हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मींस क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है। सीरीज़ 95 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सीरीज़ 96 के बारे में। सीरीज़ 95 में हमने डिस्कस किया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 50 वर्ड्स क्वेश्चन आंसर। आज हम डिस्कस करेंगे 100 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर। ओके, तो आज का पहला प्रश्न है, मानव जीनोम अनुक्रमण क्या होता है, इसका महत्व बताते हुए इसमें आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर टिप्पणी कीजिए। मानव जीनोम अनुक्रमण क्या होता है, इसका महत्व बताना है और फिर इसकी चुनौतियाँ, ये सब इसमें बताना है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग, HGS। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग, मानव जीनोम अनुक्रमण क्या होता है। किसी व्यक्ति के डीएनए के एक स्ट्रैंड में क्षार के सटीक क्रम का पता लगाने की प्रक्रिया जीनोम अनुक्रमण कहलाती है। यानी प्रत्येक व्यक्ति जो होता है उसमें ATGC एक क्षारकों का एक विशेष क्रम पाया जाता है, डीएनए क्षारकों का, जिसको हम बोलते हैं ATGC। ओके, तो जैसे हो गया A का मतलब हो गया एडनिन, साइटोसिन, ठीक है। सी का मतलब होगा साइटोसिन, गुआनिन जी और थायमिन टी। ATGC एक क्रम पाया जाता है, विशेष क्रम पाया जाता है, हर व्यक्ति में ये अलग अलग होता है। तो एक स्ट्रैंड में क्षार के सटीक क्रम का पता लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जीनोम अनुक्रमण कहलाती है। डीएनए में 4 हो गए, अपन ने बात कर ली। अब महत्व की बात करें तो महत्व ये होता है, आनुवांशिक रोगों का उपचार खोजने के लिए जीनोम अनुक्रमण उपयोगी होता है। कोई भी आनुवांशिक रोग होता है उसका उपचार खोजने के लिए जीनोम अनुक्रमण उपयोगी होता है। इसमें भ्रूण में आनुवांशिक विकारों की पहचान करने के लिए प्रसव पूर्व जांच में मदद मिलती है। अगर मान लो भ्रूण में ही कोई आनुवांशिक विकार उत्पन्न हो गया है तो उसकी अर्ली स्टेज में पता करने के लिए इसकी काफ़ी इसमें हेल्प होता है। यानी प्रसव पूर्व जांच में इसकी मदद मिलती है, जिससे कि अगर कोई आनुवांशिक विकार है उसको या तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी उसमें ही ठीक कर दिया जाए, या फिर जो भी डॉक्टर जो भी डिसीजन लेते हैं वो उन पर डिपेंड करता है। लेकिन ये है कि प्रसव पूर्व जांच में ये मदद करता है। आनुवांशिक विकार अगर वो काफ़ी तीव्र गति वाला है या फिर आगे जाके हार्मफुल है तो डॉक्टर उस हिसाब से इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें आरंभिक अवस्था में ही कैंसर का पता लगाने के लिए तरल बायोप्सी परीक्षण का प्रयोग विकास करने में मदद मिलेगी। अब इसकी क्या होता है, आरंभिक अवस्था में ही हम कैंसर का पता लगा लेंगे, अर्ली स्टेज कैंसर का इसमें पता लग सकता है, जिसमें तरल बायोप्सी परीक्षण का विकास करने में भी इसमें मदद मिलेगी। यह पूर्वानुमानित निदान और व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह उन्नत एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एकीकरण को सुविधाजनक बनाता है। उन्नत एनालिटिक्स हो गए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन दोनों के एकीकरण को क्या बनाता है? ये सुविधाजनक, आसान बनाता है। अब अगर हम देखें चुनौतियाँ, तो चुनौतियों के लिए हमने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया। चुनौतियों में हम देखेंगे आनुवांशिक जानकारी के आधार पर भेदभाव हो सकता है। अगर मान लो कोई भी आनुवांशिक जानकारी दी गई तो उसके आधार पर भेदभाव संभव हो सकता है। तकनीकी चुनौतियाँ हो गई, तकनीकी इतनी ज़्यादा खर्चीली है, प्लस में इतनी ज़्यादा महंगी है और इतनी ज़्यादा हार्ड है कि हर कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता है। कुशल कार्यबल की सीमित उपलब्धता, जो कार्यबल है जिस तरह से तकनीक है उसके अकॉर्डिंग कार्यबल भी नहीं है, भी बहुत ही सीमित कार्यबल है, क्योंकि इस तकनीक को समझने के लिए काफ़ी विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। विनियामक फ्रेमवर्क का अभाव, निष्ठा और डेटा से संबंधित मुद्दे, विनियामक फ्रेमवर्क भी नहीं है, निष्ठा और डेटा का संबंधित मुद्दे भी हैं, क्योंकि निष्ठा और डेटा दोनों का हानि यहाँ पे हो सकता है। डेटा चोरी हो गया, व्यक्ति की पर्सनल जानकारी चोरी हो जाएगी तो उसका मिसयूज भविष्य में हो सकता है, और जैविक हथियार भी बनाए जा सकते हैं। आनुवांशिक डेटा का अलग अलग होना, आनुवांशिक डेटा प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होता है तो उसका जीनोम सीक्वेंसिंग किस तरह से की जाएगी, ये भी एक समस्या है। वित्तीय बाधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है, तो ये भी बाधाएं आती हैं सामने। असमानता और कम विविधतापूर्ण, ये असमानता भी पैदा करता है और कम विविधतापूर्ण भी है। तो इस तरह से चुनौतियाँ काफ़ी बनी हुई हैं। आप और भी चुनौतियाँ बताओ तो ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, डिज़ाइनर बीबी भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। 100 वर्ड्स में है ये प्रश्न, ठीक है। तो डॉपलर प्रभाव हो गया, प्रतिध्वनि पूछा गया है, स्थिर विद्युत परीक्षण और मशीन लर्निंग, ये 4 हो गए इसमें। तो 100 वर्ड्स में हो गए, 10 मार्कर हो गए। तो प्रत्येक प्रश्न जो है यहाँ पर कितने अंक का हो गया है? 2.5 अंक का हो गया है। 2.5, 2.5, 2.5 और 2.5, ठीक है। इस तरह से ये प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है जो हमारा है वो है डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव किसे कहते हैं?
किसी ध्वनि उत्पादक स्रोत की गति के कारण ध्वनि के तारत्व या आवर्ती में परिवर्तन होता है, अर्थात ध्वनि उत्पादक स्रोत दूर जाता है तो ध्वनि का तारत्व कम हो जाता है, तो ध्वनि उत्पादक स्रोत जब नज़दीक आता है तो ध्वनि का तारत्व बढ़ जाता है। ध्वनि तरंगों का यही प्रभाव क्या कहलाता है? डॉपलर प्रभाव। इसको हम और अधिक विस्तार से देखें तो ये है कि कोई भी ध्वनि उत्पादक स्रोत की गति, ठीक है, उसका कारण क्या होता है? ध्वनि का तारत्व या आवर्ती में परिवर्तन। ये तो सभी को पता ही है, क्योंकि ध्वनि के तारत्व या आवर्ती में परिवर्तन होने से ही क्या होता है, सब चीज़ें हमें दिखाई देती है। लेकिन अब देखें तो ध्वनि उत्पादक स्रोत जब दूर जाता है, कोई भी ध्वनि उत्पादक करने वाला स्रोत है, जब वो दूर चला जाता है तो ध्वनि का तारत्व क्या हो जाता है? बिल्कुल ही कम हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है। और ध्वनि उत्पादक स्रोत जब नज़दीक आता है तो ध्वनि का तारत्व एकदम से बढ़ जाता है। ध्वनि तरंगों का यह प्रभाव ही क्या कहलाता है? डॉपलर प्रभाव। तो सारा निर्भर करता है ध्वनि उत्पादक स्रोत, पास आना दूर आना। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि ये है कि यदि हम किसी उचित परावर्तक वस्तु जैसे कोई इमारत, कुआं, पहाड़ी आदि के सामने जोर से चिल्लाते हैं तो हमें कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है। इसे ही हम क्या बोलेंगे? प्रतिध्वनि। और इसमें आई थिंक कुछ 0.17 सेकेंड या एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है कि इस ध्वनि और स्रोत के बीच में जो है वो इतना अंतराल होना चाहिए तो ध्वनि की प्रतिध्वनि हमें अच्छे से सुनाई देगी, ऐसा कुछ भी है इसमें, तो वो आप देख लीजिएगा। तो ये इमारत, कुआं या पहाड़ी आदि के सामने जोर से चिल्लाने पर प्रतीत होती है, ध्वनि हमें फिर से सुनाई देती है। आपने देखा भी होगा निजी जीवन में भी। फिर है स्थिर विद्युत परिरक्षण। ये क्या होता है? किसी आवेशित खोखले आवरण, ये ध्यान रखना, कोई खोखला आवेशित खोखला आवरण होगा कि बाहर चाहे जो भी आवेश या विद्युत क्षेत्र विन्यास रहे, उस खोखले आवरण के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो यही इंपॉर्टेंट है कि आवरण कैसा होना चाहिए? आवेशित खोखला आवरण, ठीक है। अब उसके बाहर चाहे आवेश कुछ भी हो, कुछ भी विद्युत क्षेत्र का विन्यास हो, लेकिन अंदर जो है विद्युत क्षेत्र कैसा होना चाहिए? जीरो, शून्य होना चाहिए। तो इसे हम क्या बोलेंगे? स्थिर विद्युत परिरक्षण। ओके। फिर है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन में मनुष्य की भांति सीखने की क्षमता विकसित करना मशीन लर्निंग कहलाता है। यह एआई और कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है जिसमें मशीन डेटा के माध्यम से सीखती है और धीरे धीरे अपनी सटीकता में सुधार करती है। यानी मशीन में क्या होती है? मनुष्य की भांति सीखने की क्षमता विकसित करना ही मशीन लर्निंग है। जैसे कि एआई और कंप्यूटर साइंस की वो शाखा हो गई जिसमें मशीन डेटा के माध्यम से सीखती है, यानी अपने आप को डेली कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करती है, वही क्या है? मशीन लर्निंग। और धीरे धीरे अपनी सटीकता में सुधार भी करती है डे टू डे। जैसे कि हमारा हो गया गूगल मैप हो गया, ऑनलाइन अनुशंसा हो गई, अमेजन और नेटवर्क, ये सभी क्या हो गए? मशीन लर्निंग के एग्जाम्पल्स हो गए। ओके, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारे नेक्स्ट प्रश्न है बफर विलयन क्या है? बफर विलयन के गुणधर्म व महत्व को स्पष्ट कीजिए। बफर विलयन क्या है? बफर विलयन के गुणधर्म और महत्व को स्पष्ट करना है। बफर विलयन ऐसे विलयन जिनको तनु करने अथवा अम्ल या क्षारक की थोड़ी सी मात्रा मिलाने के बाद भी उनका पीएच अपरिवर्तित रहता है, बफर विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसको तनु करने के लिए या तो हम अम्ल मिलाएं या क्षारक मिलाएं, तो उसकी थोड़ी सी मात्रा मिलाने के बाद भी उनकी पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम बोलते हैं बफर विलयन। बफर विलयन के गुणधर्म क्या होते हैं? प्रत्येक बफर विलयन की एक निश्चित पीएच होती है। लंबे समय तक रखने या तनुता से भी इसकी पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनमें थोड़ा प्रबल अम्ल या क्षार मिलाने पर भी इनके पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। टोटली बात यही है कि इनके विलयन में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे आप प्रबल क्षार मिलाएं, प्रबल अम्ल मिलाएं, लेकिन पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बफर का महत्व ये है कि विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग के अध्ययन करने में इसका उपयोग है। फास्फेट के निराकरण में एसिटिक अम्ल तथा सोडियम का अम्ल बफर प्रयोग किया जाता है। फास्फेट का निराकरण है, उसमें जब एसिटिक अम्ल और सोडियम का अम्ल बफर प्रयोग किया जाता है। निश्चित पीएच होने के कारण इनका उपयोग अनेक उद्योगों जैसे कागज, कपड़ा, रंग, चीनी, चमड़ा, विद्युत लेपन आदि में किया जाता है। किण्वन से अल्कोहल का निर्माण करने में भी बफर विलयन का उपयोग किया जाता है। तो ये बफर विलयन का महत्व हो गया है, ठीक है। बफर विलयन का हो गया, बफर विलयन हो गया, बफर विलयन के गुणधर्म हो गए और ये महत्व हो गया। तो आप इनमें और भी पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली को समझाइए, इसके अनुप्रयोग व प्रासंगिकता पर टिप्पणी कीजिए।
IRNSS यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसको हम नाविक भी बोलते हैं। तो इसको समझाना है, इसके अनुप्रयोग और प्रासंगिकता दोनों पर टिप्पणी भी करनी है। तो IRNSS भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह। IRNSS इसरो द्वारा विकसित एक इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो पूर्णतया भारत सरकार के अधीन है। इसका नाम भारत के मछुआरों को समर्पित करते हुए नाविक रखा गया है। ओके, इसके तहत कितने उपग्रह हैं? 9 उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किए गए हैं। ये 2 प्रकार की सेवाएं उत्पन्न करेगा। एक तो है स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सेवाएं जो सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगी, और एक है सीमित सेवा जो केवल मान्यता प्राप्त उपयोगकर्ता के द्वारा ही उपलब्ध जो मान्यता प्राप्त उपयोगकर्ता है उनके लिए ही उपलब्ध होगी। तो एक तो हो गई स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सेवाएं और दूसरी हो गई सीमित सेवा। 9 उपग्रह इसके अंदर स्थापित किए गए हैं। नाविक इसका नाम रखा गया है, IRNSS भी इसको बोला जाता है। अब है प्रासंगिकता। प्रासंगिकता यह है कि यह नेविगेशन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। नेविगेशन के क्षेत्र में क्या करेगा? भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। इसका कवर क्षेत्र मुख्य भूमि से 1500 किलोमीटर दूरी तक है। 1500 किलोमीटर की इसकी क्या है? रेंज है। और इस प्रकार यह सार्क देशों तक भी इसका विस्तार है, यानी पड़ोसी देश जो हमारे सार्क देश है उन तक भी इसका विस्तार है। इस रूप में यह सार्क देशों को एक साथ लाने का कार्य भी कर सकता है। तो पड़ोसी देशों के लिए भी क्या है? लाभकारी है। इसकी रेंज कितनी है? 1500 किलोमीटर। अब अनुप्रयोग हम देखें तो अनुप्रयोग एक तो हो गया पर्यटकों के लिए नेविगेशन में सहायक। कोई भी पर्यटक घूमने आता है तो उनको जगह फाइंड आउट करने के लिए गूगल मैप जैसे होता है, वैसे ही नाविक जो है वो क्या करता है? नेविगेशन में एक सहायता प्रदान करता है। वाहनों पर नज़र रखने और बेड़ा प्रबंधन में सहायक होता है। वाहनों पर नज़र रखेगा और बेड़ा प्रबंधन करने में भी सहायक करेगा। सटीक समय निर्धारण करने में भी इसकी उपयोगिता है। मानचित्र व भूगणितीय डाटा संग्रहण करने में, आपदा प्रबंधन में भी सहायक होगा। तो इस तरह से इसके अनुप्रयोग देख सकते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव में नेफ्रॉन की संरचना को समझाते हुए मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। मानव में नेफ्रॉन की संरचना समझानी है और फिर मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। तो नेफ्रॉन की संरचना जब भी पूछे तो आपको डायग्राम जरूर बना के आना है। जैसे आप देख सकते हैं इधर है ग्लोमेरुलस, इधर हो गया बोमन संपुट, ये रहा वक्रीय नलिका, ये सारे देखो इधर दिए हुए हैं। तो आपको कैसा भी छोटा बड़ा आप जिस तरह से बना सकते हैं वो आपको बना के आना है। हैंनले लूप ये इधर हो गया, तो आपको सारा जो है डायग्राम बना के आना है, उसमें लिख के भी आना है कौन कौन सा पार्ट कहाँ है। तो सबसे पहले नेफ्रॉन उत्सर्जन की क्या होती है? संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। उत्सर्जन की क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। और इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले है बोमेन संपुट। बोमेन संपुट क्या होता है? नेफ्रॉन के ऊपरी भाग में पाए जाने वाला कप के आकार का थैला। ये जो कप के आकार का ये थैला जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये क्या है? बोमेन संपुट। बोमेन संपुट कप के आकार का थैला होता है जिसमें शाखा अभिवाही धमनियों का गुच्छा पाया जाता है, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब इसमें गुच्छा पाया जाता है अंदर, आप देख सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। ओके, ग्लोमेरुलस का एक हिस्सा वक्रीय धमनी से जुड़ा हुआ होता है जो अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त लाता है। दूसरा सिरा वक्रीय शिरा से जुड़ा होता है जो स्वच्छ रक्त को ले जाता है। तो अब ग्लोमेरुलस का एक सिरा तो किससे? वक्रीय धमनी से जुड़ा होता है, जो क्या करेगा? अपशिष्ट जो युक्त गंदा जो रक्त होता है उसको लाता है, और दूसरा जो सिरा होता है वो स्वच्छ रक्त को ले जाता है। ऐसे ही हम वृक्क नलिका को देखें तो वृक्क नलिका क्या होती है? ये बोमन संपुट के निचले हिस्से से प्रारंभ होने वाली नलिका होती है जिसका दूसरा हिस्सा मूत्र एकत्र करने वाली नलिका से जुड़ा होता है। मध्य भाग में यह नलिका हेयर पिन्नुमा कुंडलित हैंनले लूप का निर्माण करती है। तो अब देखेंगे आप बोमन संपुट के निचले हिस्से में क्या होता है? प्रारंभ होने वाला होता है, ये रहा हैंनले लूप। हैंनले लूप देखेंगे तो ये रहा हैंनले लूप, यहाँ से प्रारंभ होते हुए फिर ये क्या वृक्कीय नलिका से जुड़ जाता है उसके बाद में। और जो वृक्कीय नलिका होती है वो क्या करती है? मूत्र एकत्र करने वाली नलिका होती है। और फिर मध्य भाग में नलिका हेयर पिन्नुमा कुंडलित हैंनले लूप से भी यहाँ पर जुड़ी हुई होती है, जिसकी बात हम कर चुके हैं। यहाँ से ऐसे करके ऐसे जुड़ी हुई होती है। अब हम बात करें मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग क्या होता है? नेफ्रॉन में मूत्र निर्माण 3 चरणों के गुच्छीय निस्यंदन, पुनः अवशोषण तथा स्त्रावण में होता है। तो अब हम देखें निस्यंदन, यहाँ पे निस्यंदन हो गया, फिर पुनः अवशोषण और स्त्रवण, 3 प्रोसेस इसके अंदर होती है मूत्रमार्ग में। उसको हम देख लेते हैं। जो निस्यंदन होता है वह यह ग्लोमेरुलस द्वारा बोमेन संपुट में किया जाता है। इसमें रक्त में रसे ग्लूकोज, लवण, अमीनो अम्ल आदि तत्व निष्पन्दित होकर बोमेन संपुट में आ जाते हैं। प्रति मिनट 1000 से लेकर 1200 ml रक्त ग्लोमेरुलस में आता है। मतलब 1 मिनट में हम बात करें तो 1000 से लेकर 1200 ml रक्त जो है वो किस में आता है?
मेरुलस में निस्पंदित होता है। निस्पंदित पदार्थ में से यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को छोड़कर शेष ग्लूकोज, अमीनो अम्ल आदि को वर्क नलिका पर लगी घनाकार उपकला कोशिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित कर रक्त प्रवाह में प्रेषित कर दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है, निस्पंदित जो पदार्थ है उसमें से भी यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ है उनको छोड़कर जितने भी ग्लूकोज, अमीनो अम्ल है तो वो वक्र नलिका पर एक घनाकार उपकला लगी होती है, उसी द्वारा पुनः अवशोषित कर रक्त में वापस से भेज दिया जाता है। और इस द्रवण में क्या होता है, बचा हुआ जो यूरिया होगा, जैसे अपशिष्ट पदार्थ होंगे, यूरिया हो गए और भी कोई अपशिष्ट पदार्थ है, तो वो मूत्र का निर्माण यहाँ पर कर लेंगे और नेफ्रॉन से यह मूत्र वक्र की संग्रहण नलिका में लाया जाता है। और फिर उसके बाद ये नेफ्रॉन से ये मूत्र क्या होगा, वक्र की जो संग्रहण नलिका है उसमें लाया जाता है। तो इस तरह से बाद में मूत्र मार्ग के द्वारा जो है इसका उत्सर्जन कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो है नेफ्रॉन की संरचना पाई जाती है। देख लीजिए, आप दोबारा से डायग्राम ज़रूर बना के आइएगा और अपने नोट्स तैयार करते रहिए, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, और प्रैक्टिस करते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।